Hello everyone, I welcome you all on this YouTube platform. From today, I am going to start this international law series. सबसे पहले हमारे इस वीडियो लेक्चर का क्या एजेंडा होने वाला है, हम आगे क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहला आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है, कौन कौन से एरिया को ये कवर करता है। फिर दूसरा बेसिस एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हाँ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ये जो इंटरनेशनल लॉ टर्म है ये सबसे पहले जर्मी बेंथम ने क्वाइन किया था। जर्मी बेंथम, जिनके बारे में आप जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं। अब ये समझेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या होती है। तो इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल है, ओके, और ये सेट ऑफ एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या फिर ट्रीटीज। अब अगर जो पहली बार इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहा है शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो कि ट्रीटी क्या होता है, या फिर एग्रीमेंट तो आप जानते ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। रूल एज अ जनरल पार्लेंस में आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो ये जनरली ऐसा एक रूल है, एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसी ट्रीटी है जो कि बाइंड होती है बिटवीन द कंट्रीज, और वो भी कौन सी कंट्रीज होती हैं जो विलिंग होती हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रीटी और एग्रीमेंट और रूल्स, राइट। चलिए, अब वो कंट्रीज कौन सी हैं जो कि कम टुगेदर, जो आती हैं कॉमन कंसेंट के थ्रू आती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि ओपनहाइम नाम के एक जूरिस्ट थे जिन्होंने कॉमन कंसेंट पे ज्यादा बात की, तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये क्या हो गया कि इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल है, एग्रीमेंट है एंड ट्रीटीज है। और फिर आगे देखते हैं, इट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लॉ। ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, और जो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, जो कि एक आउटसाइड ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक नॉर्मल वे में समझे तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा रूल हो गया, एग्रीमेंट हो गई, ट्रीटी हो गई, जो कि बाइंडिंग होती है बिटवीन द कंट्रीज, वो भी ऐसी कंट्रीज जो कि कॉमन कंसेंट के थ्रू आती हैं और वो पार्टिसिपेट करती हैं उस ट्रीटी और एग्रीमेंट में, और वो सारी चीजें सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही लागू होती हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स में आपका ये जो सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन चार्टर विच एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स गोल, ओके। फिर दूसरा है जिनेवा कन्वेंशन, जो कि कंडक्ट ऑफ वॉर पर डिपेंड करता है, उसके ऊपर ये बनाया गया था। फिर तीसरा आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, विच गारंटीज बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल पीपल। फिर ये आता है कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी विच एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द यूज ऑफ द ओशन। आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे सी वगैरह से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसी के अंदर सॉल्व किए जाते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क बनाता है कि कैसे हम इंटरनेशनली इस ट्रेड को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मीनिंग क्या है इंटरनेशनल लॉ की, किसने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। अब आते हैं, बहुत सारे डिफिनेशंस दिए गए थे जूरिस्ट के थ्रू, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से देखिए, सब कुछ ना कुछ चीजें तो मिलती जुलती हैं, पर आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह को ध्यान देके इनके डेफिनेशंस को याद करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो या किसी जुडिशरी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब सबसे पहला जो आपका है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला दिया है एल ओपनहाइम ने, ठीक। इन्होंने क्या कहा अपने डेफिनेशन में, ये लॉ ऑफ नेशन है या फिर इंटरनेशनल लॉ क्या होती है, इट इज द नेम ऑफ द बॉडी। इन्होंने अपने डेफिनेशन में नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स की बात की है, ठीक, which are considered legally binding the civilized state,
इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक, इसमें क्या हुआ कि ये सिविलाइज स्टेट, अब यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या हुआ, स्टेट का मतलब ये होता है कि कंट्रीज, यहाँ स्टेट इज इक्वल टू कंट्रीज है। वो कौन सी कंट्रीज होंगी कि जो इंटरनेशनल लॉ में, ट्रीटीज में, एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दे देना चाहती हूँ कि ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनके पास एक डेफिनेट पॉपुलेशन होता है। सबसे पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एक पॉपुलेशन होगा, उनके पास अपनी एक डेफिनेट टेरिटरी होगी और एक गवर्नमेंट होगा और वो कंट्री सोवरन होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है टॉर्स्टेन गिल का। ये इनके डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा है, टर्म इंटरनेशनल लॉ मीन्स द बॉडी ऑफ द रूल ऑफ लॉ विच अप्लाई विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ द स्टेट। तो इनका भी कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही है, पर यहाँ से आपको इसको पढ़ के, आप इसको चाहें तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ मिलती जुलती आपको मिलेंगी। फिर नेक्स्ट आता है ग्रे। ग्रे ने क्या कहा है अपने डेफिनेशन में, वो समझते हैं। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि ये बॉडी ऑफ रूल है और एक दूसरे का जो इंटरकोर्स है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, उसको भी रेगुलेट करता है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आती है क्वीन वर्सेस कीन की। इसमें जो लॉर्ड कॉलरेस थे वो चीफ उसमें ये जज थे और इन्होंने डिफाइन किया इंटरनेशनल लॉ को कि ये लॉ ऑफ द नेशन है जो कि कलेक्शन ऑफ यूसेज है विच सिविलाइज स्टेट हैव अग्रीड टू, एक सेकेंड सॉरी, ओके। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ नेशन है एंड ये कलेक्शन ऑफ द यूसेज है विच सिविलाइज स्टेट हैव अग्रीड, जिसको कि सिविलाइज स्टेट ने अग्री किया हुआ है और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं लंबे समय से। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कस्टम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो कस्टम एंड यूजेज जब हम पढ़ते हैं तो ये हम देखते हैं कि क्या वो कस्टम यूजेज एक लंबे समय से फॉलो की जा रही हैं, अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं हैं, वो किसी लॉ को वायलेट नहीं करती हैं, तो वो एक खुद में लॉ बन जाती हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं वो एलिमेंट हमें इनके डेफिनेशन में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्वीन वर्सेस केनी केस है जिसमें कि जज रहे हैं लॉर्ड कॉलरेज, उन्होंने ये डेफिनेशन दी। फिर ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बाल्डी का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी सेम ही डेफिनेशंस दी हैं, मोर और लेस वही है। इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ नेशन है या इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर रिलेशन विद अनदर। तो इनका भी कुछ वैसा ही है। तो ये सारे डेफिनेशंस हमने देख लिए, जिसमें कि ओपनहाइम को हमने देखा सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने टॉर्सन ग्रिल को देखा, फिर इंटरनेशनल लॉ ने का डेफिनेशन ग्रे ने क्या दिया हुआ है वो देखा, और फिर क्वीन वर्सेस केनी का जो है वो देखा हमने। तो ये हो गया बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन। अब हम आते हैं, समझते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ट्रू सेंस में क्या है। इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ज्यूरिस्ट हैं जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, और फिर कुछ ज्यूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, ये कैसे प्रूफ होता है? ऑस्टिन के बारे में आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्कूल के प्रोपाउंडर माने जाते हैं। इंग्लिश ऑस्टिन स्कूल का प्रोपाउंडर ऑस्टिन को माना जाता है। तो इनका व्यू क्या था, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू सेंस में लॉ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हिसाब से लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, और जो कि इन्फोर्स होती है थ्रू सैंक्शन। अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो वहां पे सैंक्शंस के थ्रू उसको हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं तो यहाँ पे ना तो कोई सोवरेन है, ना कोई ऊपर उसकी अथॉरिटी है जो कि उसको जो वायलेट होने पे कोई सैंक्शन भी नहीं है। तो उस हिसाब से इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है विदाउट, फिर उन्होंने आगे कहा कि ये विदाउट लेजिस्लेटिव पावर, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ना तो कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है,
international law are seen as a based on the ethics and morality. It is purely based on the ethics and morality, which is based on the people's consent या state के consent पे, इसलिए ये ट्रू सेंस में लॉ नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। फिर नेक्स्ट आता है ओपनहाइम का व्यू। अब ओपनहाइम ने कैसे कहा कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है? ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम लॉज आर नथिंग बट अ बॉडी ऑफ रूल फॉर ह्यूमन कंडक्ट विद इन अ कम्युनिटी which can be enforced by an external power if there is a common consent of the community। जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है वो कॉमन कंसेंट पे डिपेंड करता है, तो वही चीज को ज्यादा प्रभाव में दिया है ओपनहाइम ने। उन्होंने भी कॉमन कंसेंट की बात की। उन्होंने ये कहा कि जो भी स्टेट हैं, जो भी पार्टीज होती हैं, वो कॉमन कंसेंट के थ्रू ही आपस में मिलती हैं और वो इस जो भी ट्रीटी या एग्रीमेंट के जो भी कंडीशंस होते हैं उनको फॉलो करने के लिए तैयार होती हैं। तो उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। इंटरनेशनल लॉ को लॉ न मानना इज नॉट राइट थिंग। फिर फ्रॉम दिस व्यू उन्होंने कहा कि वी कैन कंक्लूड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट रूल्स शुड बी इनेक्टेड बाय अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विद इन द कम्युनिटी फॉर देम टू बी लीगली बाइंडिंग। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज ये भी कही कि इस व्यू से ये जरूरी नहीं है कि लॉ को लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वहां पे होनी चाहिए उसको बाइंडिंग कराने के लिए। वहां पे अगर कॉमन कंसेंट है तो माना जाएगा कि हाँ लॉ एक ट्रू सेंस में लॉ है। तो हमने समझ लिया अभी तक कि नेचर कैसा है इंटरनेशनल लॉ का। ऑस्टिन ने कहा कि दिस इज नॉट अ ट्रू लॉ। वहीं दूसरी जगह पे ओपनहाइम ने कहा कि नहीं ये एक लॉ है, क्योंकि इसमें कॉमन कंसेंट की बात हो रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ऐसे कौन से जूरिस्ट थे जिन्होंने कॉमन कंसेंट की बात की, तो ओपनहाइम थे जिन्होंने कॉमन कंसेंट की बात की। अगर हम ऑस्टिन के पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ पे कोई सोवरन ना तो कोई सोवरन अथॉरिटी है और यहाँ पे वॉयलेट होने पे कोई ऐसा लीगल सैंक्शन भी नहीं है, तो उस हिसाब से इनकी भी बातें कुछ सही लगती हैं। लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ लॉ मानी जाती है, वो भी कॉमन कंसेंट के थ्रू पार्टीज आती हैं, वो भी ऐसी स्टेट आती हैं जिनमें एक पॉपुलेशन है, सोवरन है वो, और उनके अंदर एक वो चीजें हैं कि नहीं हमें इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट को फॉलो करना है, तो उस हिसाब से ये मानी जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्कोप क्या है इंटरनेशनल लॉ का? मतलब ये इंटरनेशनल लॉ किन किन चीजों को कवर कर रही है। तो इंटरनेशनल लॉ हैज अ वास्ट स्कोप कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल टॉपिक। वो कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सबसे पहला। आपने देखा होगा एक इंटरनेशनल यूएन चार्टर बना हुआ है, उसमें कुछ आर्टिकल्स जब हम देखते हैं तो उसमें प्रिंसिपल एंड पर्पस की बात करती है। तो मेन प्रिंसिपल एंड पर्पस क्या होता है इंटरनेशनल लॉ का? कि हमें पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। अब वो ऐसे ऐसे रूल्स को बनाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं क्या? फोर्स को रेगुलेट करते हैं, फोर्स को एंड कंडक्ट ऑफ वॉर को। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो आपका पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, ये भी इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इसमें जो है ह्यूमन राइट हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को, फ्रीडम को, वो भी ग्लोबली विद अ मैकेनिज्म। उनका ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो जो भी अब्यूजेस हो रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी के राइट्स का, ह्यूमन राइट का, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसको चेक करते हैं। तो ये, और तीसरा हम देखते हैं ट्रेड एंड आई एम सॉरी ठीक है। तो तीसरा था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे ये कर रहे हैं? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। फिर दूसरा आता, चौथा आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को कैसे? अब जैसे हाल ही में हम COP 28, 29 ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर ग्लोबली कोई हम इशू फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड और पॉपुलेशन पॉल्यूशन से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर आती हैं, जो कि लुक आफ्टर की जाती हैं आपके
इस इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क से। फिर लास्ट आपका आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए गए हैं जो रेगुलेट करते हैं किसको, एक्टिविटीज को, जो कि जो चाहे वो यूएन हो या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हो, उनको उनके ऑपरेशंस को, उनकी अकाउंटेबिलिटी को अश्योर करने के लिए कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको हमें कैसे अश्योर करना है। तो ये हो गया स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। अब हम आते हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। ये जो मैगजीम आप देख रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीम। इसी पे पूरा आपका इंटरनेशनल लॉ बेस्ड होता है, विच इज पैक्टा सन्ट सर्वेंटा। इसका मतलब होता है कि ट्रीटीज मस्ट बी फॉलोड। दोज कंट्री who are involved in the agreement, treaty or any conventions, they are bound to follow it, right? आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप कॉमन कंसेंट के थ्रू आगे बढ़े और उन सब चीजों को आपने देखा। तो अब बाद में ऐसी स्थिति मत क्रिएट करिए कि ऐसा लगे कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पैक्टा सन्ट सर्वेंटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ट्रीटीज होती हैं वो फॉलो की जानी चाहिए उन स्टेट्स, उन कंट्रीज के थ्रू जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर नेक्स्ट आता है सोवरेन इक्वालिटी। सोवरेन इक्वालिटी का मतलब कि वो सारे स्टेट जो सोवरेन इन नेचर हैं वो इक्वल हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय अदर। उनके किसी भी इंटरनल मैटर में यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू गिव योर ओन ओपिनियन। ठीक, सोवरेन इक्वालिटी हो गया। दूसरा गुड फेथ, एक अच्छे सद्भाव के साथ आप आगे बढ़िए इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करके, वो चीज़ बहुत जरूरी है। नॉन इंटरवेंशन अगला है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टेट सोवरेन है तो फिर आप नॉन इंटरवेंशन वाली चीज़ें हो जाती हैं कि आप उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप उनको उनके इंटरनल जो भी मैटर है, चाहे वो डिफेंस हो, इकोनॉमिक हो, जब तक वो पूछ नहीं रहे हैं आपसे तब आपको ऐसा कोई वो नहीं होता कि आप उसमें अनायास ही कोई अपने तरीके की चीज़ें लगाएं, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स होगा तभी तो हम एक नॉन इंटरवेंशन की चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। मतलब कि फोर्स आपको यूज नहीं करना है किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट आता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, सी एरिया से रिलेटेड हो, तो उसका पीसफुली हमें सेटलमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले ही हम आर्म्स वगैरह का यूज करने लगे। अगर वो मीटिंग्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू सॉर्ट आउट हो रही हैं तो पहले हम उसी पे अपना काम करेंगे कि वो कैसे उसको हम कर सकते हैं, कैसे हम उसे पीसफुली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ज्यूस कोजेंस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूस कोजेंस का मतलब क्या होता है कि इसका जो सेंस है, सर्टेन प्रिंसिपल्स विच ऑल स्टेट मस्ट ऑब्जर्व। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हर स्टेट को फॉलो करने होते हैं, तो वो होता है ज्यूस कोजेंस। हो गया आपका, ठीक, ये सारा हो गया आपका बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि हमने एक एक करके पढ़ लिया है। सबसे पहले पैक्टा सन्ट सर्वेंटा, सोवरेन इक्वलिटी, गुड फेथ, नॉन इंटरवेंशन, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड ज्यूस क्लोजेंस। तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल लॉ के आज का टॉपिक। एक बार समरी में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो समरी में सबसे पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल लॉ के डिफिनेशंस पे हमने बात की थी, जिसमें कि जर्मी बेंथम ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को क्वाइन किया था। उसके बाद बहुत सारे ज्यूरिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी हुई हैं। उसके बाद हमने इंटरनेशनल लॉ के नेचर को देखा था। ऑस्टिन ने कहा कि ये प्योर सेंस में लॉ नहीं है, वहीं ओपनहाइम ने कहा कि क्योंकि कॉमन कंसेंट के थ्रू सारे स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ मानी जाती है। फिर हमने स्कोप पे देखा था कि कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, जैसे इंटरनेशनल लॉ तो पीस सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी प्रोटेक्शन हमें मिल रही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने इसमें पढ़ा। फिर सबसे लास्ट जो हमने पढ़ा था ये बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल्स
को पढ़ा था। ये आपका पैक्टासन सर्विंडा, सोवरेन इक्वलिटी, गुड फेथ, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड जियोस कोजेंस। तो ये रहा हमारा आज का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप और भी आगे की वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।